मैं मना भी कर रही थी, मम्मी मेरी शादी मत करिए, लेकिन मम्मी ने बोला बेटा समाज है, बहुत कुछ कहेगा, क्या करेंगे। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगना शुरू किया और वो मारे सोच के कि इनको मारेंगे तो इनको लगेगा, लेकिन मुझे चाकू यहाँ लगी। घर से अच्छा कपड़ा पहन के निकलते थे ताकि किसी को पता न चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने इलाहाबाद नैनी का पुल सुना था कि नया पुल बना है और लोग उस पर कूदते और मर जाते हैं। मेरा नाम तबस्सुम बानो है। मैं जिला प्रतापगढ़, गांव नरसिंहगढ़ की रहने वाली हूँ। इलाहाबाद में आई, उत्तर प्रदेश की पहली महिला ई रिक्शा ऑटो ड्राइवर हूँ। एक माँ भी हूँ, एक औरत भी हूँ, एक बीवी भी थी। मेरे पिताजी बचपन में ख़त्म हो गए। करीब मैं 5-6 साल की थी और मैं 3 बहन, 1 भाई था, जिसमें से हमारी माँ विधवा भी हो गई थी और पैर की पलगई भी थी और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग के घर में बहुत सारी परेशानियां आती थी, क्योंकि मेरे पिताजी जिस वक्त खत्म हुए थे तो उस घर में मेरे कुछ भी नहीं था। मेरी बहन और हमने सोचा कि छोटे छोटे थे, हमने कहा क्यों ना चले दूसरे के खेत में गेहूं काटे और उससे हम घर में अनाज लाएंगे। हमने घर में अनाज लाए और उस अनाज को, हमारे घर में अनाज आया, हम लोग रोटी बना के खाना शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत मजूरी करना शुरू किया। मम्मी ने सोचा इन लोग को पढ़ाया जाए, तो मदरसे में डाला। तो किसी ने फीस माफ करा दिया कि हम इन बच्चों को फीस माफ करेंगे और ये मेरे स्कूल में पढ़ें। तो मेरा भाई और हम, मेरी बहन स्कूल जाने लगे। स्कूल में जाके पढ़ाई करने लगे तो वहाँ पे जो है मेरा भाई घर की मजबूरी देख के, छोटा से था, वो स्कूल आए और सबक सुना के और तुरंत जो है नहर के पास भाग जा, वहाँ पलरी माटी फेंके। जो मजदूर पलरी से माटी फेंकते थे, वो माटी फेंके। माटी फेंकने के बाद उसको 25 रुपये मिलता था। वो 25 रुपये लेके आया, सब्जी खरीद 10 रुपये की सब्जी और 15 रुपये बचा के लेके आया। तो माँ ने मेरी इतना उसको मारी, इतना मारी कि तुम ये पैसा चोरी कहाँ किया, किसका पैसा चुरा के लाया। मेरा भाई रो रहा है, मैं बताना चाह रही थी, मेरे भाई बोला नहीं बताओ तबस्सुम, हमको मारने दो, लेकिन हम सच्चाई नहीं बताएंगे क्योंकि हमको कल फिर जाना है। 2002 में जब मेरी शादी हुई, मैं 15 साल की थी और मेरी मम्मी ने मजबूरी में शादी किया। इसलिए किया क्योंकि मैं लड़की जात थी और गांव वाले बहुत कुछ बोलते भी हैं और बोलना चाहते भी हैं। तो मम्मी को लगा कि हम गरीब हैं और मेरी बेटी के ऊपर कोई कुछ कहेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं इन्हें इसकी शादी कर दूं। तो मैं 15 साल की थी, मैं मना भी कर रही थी, मम्मी मेरी शादी मत करिए, लेकिन मम्मी ने बोला बेटा समाज है, बहुत कुछ कहेगा, क्या करेंगे। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी मम्मी ने 2002 में मेरी शादी की, 2003 में मेरा बेटा हुआ। जब मैं अपने ससुराल गई, बेटा पैदा हुआ, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगना शुरू किया और दहेज मांगने शुरू किया तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, कहाँ से लाऊंगी दहेज। मैंने उनसे एक सवाल किया अपने हस्बैंड से कि जब मेरी शादी हो रही थी तो क्या तुम्हारी माँ ने मुझे देखा नहीं था कि गरीब घर की बेटी है, इनके पास दहेज है कि नहीं है। कहे नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। हमने कहा लोगों के घर में बेटा होता है तो खुशियां आती है और हमारे यहाँ तो दुखी में हमको डाल दिए। 7 दिन का लड़का हुआ है, हम बीमारी में हैं और आप दहेज मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हम 3 तलाक तुमको दे के तुम्हारे घर वापस कर देंगे, जब तक दहेज नहीं लेके आओगी तुमको हम रखेंगे नहीं, तुम्हारे सामने मैं दूसरी शादी करूंगा। हमने कहा ठीक है, हमको जैसे तैसे अपने घर में रहने दीजिए, मेहनत मजूरी करके खाएंगे, अपने बच्चे को पालेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालिए। लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वाले, मेरे पति ने मुझे नहीं माना। उन्होंने मेरे सामने अपनी दूसरी शादी करके घर में लाए दहेज के साथ। फिर मैं 6 महीना उनके घर में थी, इंतजार करती रही। बोली तुम नौकरानी की तरह रहोगी। हमने कहा ठीक है, नौकरानी ही सही। 6 महीने बीत गए, तुमको खर्चा देंगे, नहीं दिया। फिर वो सब बम्बई लेके अपनी बीवी को चले गए। जब बम्बई लेके चले गए तो हम थोड़ा बीमार थे, और जो बीमारी आज तक कोई मीडिया में, कोई किसी से मैं छुपा के चल रही हूँ और बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बीमारी तो मेरे शरीर के अंदर है और लोग इस बीमारी में दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि आज हम इस दुनिया में आप सबके सामने हैं। 2005 में मुझे कैंसर हुआ, बॉम्बे गए। बॉम्बे में मेरा टाटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। वहाँ से मुंह का ऑपरेशन होने के बाद पेट में गया,
आज भी पेट में वो मरज कहीं न कहीं बना हुआ है। मेरा इलाहाबाद आने का रीज़न ये था, मैं अपने केस के बारे में मैं सोची कि अगर केस करेंगे तो मेरे पति मुझे कुछ खर्चा पानी देंगे। मैं जिला प्रतापगढ़ गई, वहाँ पे केस किया अपने पति के नाम, तो महिला प्रकोष्ठ में गए थे। महिला प्रकोष्ठ में गए थे तो महिला प्रकोष्ठ वाले ने हमारा बहुत हेल्प किया। फिर उन्होंने कोर्ट में डाला। कोर्ट में जब डालने के बाद में मेरे पति को जब कुर्की आने का समय आया तो उन्होंने बम्बई से वापस आए। तो उन्होंने 6 महीने का सुलह लिया कि 6 महीने का सुलह ले लेंगे, 6 महीने के बाद फिर हम अपना काम करेंगे। जब 6 महीने का सुलह लिया तो महिला प्रकोष्ठ ने कहा, तबस्सुम जी 6 महीने का सुलह हो रहा है, कर लो, इसके बाद अगर कुछ ऐसा होता तो हम लोग हैं। हमने कहा ठीक है, आप लोग की जैसी इच्छा। तो उन्होंने सुलह लगा दिया। 6 महीना मैं अपने ससुराल में रही, लेकिन मुझे 10 रुपया तक नहीं दिया। हम वहाँ पे भी मेहनत मजूरी, क्योंकि उसमें खुश थे, मेहनत मजूरी करके खा लेंगे, अपने बच्चे को पाल लेंगे। अपने बच्चे को मैंने 22 दिन का बेटा था, मैंने माठा पिला के पाला हूँ। उसके बाद जब हमको ये सताने लगे, फिर मैं कचहरी गई। कचहरी में मैं कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट में फैसला ये आया, हम जीत गई। जीत गई तो इनको 3000 रुपया के मतलब उस समय में 2005 में 3000 रुपया बहुत मायने था। तो 2007 में हमने केस जीता तो इन्होंने कहा कि हम इनको पैसा नहीं देंगे, इनको मार के फेंक देंगे, वही पैसा हम जेल में डाल के मतलब पुलिस को दे के बरी हो जाएंगे। मेरे पति ने, अब हम प्रतापगढ़ से जब आ रहे थे तो अगर हम देल्हूपुर में उतरते हैं तो भी मेरे जान का खतरा, हम और कहीं उतरते तो मेरे जान का खतरा, तो इसलिए मैं एक रास्ता गांव का पड़ाव पड़ता है वहां पे उतरी। वहां से सोचा मैं ऐसे उतरूंगी, सीधा अपने बहन के घर जाऊंगी, बहन के घर वाले हमको हमारे मैके पहुंचा देंगे। जब मैं वहां उतरी तो ये लोग वही रास्ते में बैठे थे, जिस वक्त इन्होंने मुझे चाकू मारा। और वो मारे सोच के कि इनको मारेंगे तो इनको लगेगा, लेकिन मुझे चाकू यहाँ लगी, यहाँ चाकू लगी। फिर चाकू फेंक के मारे तो मेरे गर्दना में लगी। जब गर्दना में मेरे लगी तो मैं भागी, बड़े तेज, बजरा के खेत था उसमें भागी। भागते भागते नदी पड़ती है, बकलोही नदी, आप लोग सब जानते होंगे, जो गजेड़ा के पुल पे है। उस नदी में कूदी। उस नदी से कूद के मैं दूसरे गांव में घुस के फिर अपने गांव पहुंची, नरसिंहगढ़। तो खून से लथपथ थी। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने थाने में गई तो थाने वाले ने बोला तुमने अपने हाथ से काटा है। मैंने कहा आप लोग भी काट के दिखाइए। तो मेरे गांव का प्रधान क्या बोलता है, अरे पुलिस ये पागल हो गई है। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी अब हमारा लास्ट केस है, प्रतापगढ़ जा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। तो उसी दिन मेरा आखिरी दिन था फैसला तलाक का, कोर्ट ने दिला रहा था। मैं कोर्ट में पहुंची, मेरे पति पहुंचे। जब वहाँ तलाक हुआ मेरा, तलाक होने के बाद तो फिर मैं मैके आई। तो मैं मैके जब अपने मैके में पहुंची, अपने भाई भी थे और भाभी भी थी। मम्मी तो विधवा ही है, सबसे लाचार थी। तो हमने कहा मम्मी अब क्या करें, हमारा कोई गुजारा नहीं। मेरा भाई एक लफ्ज बोला, तुमको रखेंगे लेकिन इस लड़के को नहीं रखेंगे। हमने कहा यही तो मेरा जरिया है, इसी को सबने छोड़ दे रहे हैं, तुम इसको लेके इसको कैसे छोड़ सकते, इसका बाप भी तो नहीं मान रहा है। आज अगर इसके बाप को मोहब्बत होती तो दूसरी शादी न करता, क्योंकि आजकल बेटे का जमाना है। बेटा अगर जिस घर में बेटा पैदा होता है उसका चानी होता है, वो तो बेटे से मोहब्बत ही नहीं करता। बोला इसको ले जाइए। हमने कहा ठीक है। मम्मी से बोला मम्मी क्या करूं बताइए, अब हमारे पास कहाँ जाएं हम। कहें बेटा मेरे पास न कर है न बल है, मैं तुमको कैसे संभालूं, जो तुम्हारे समझ में आए करो। तो मैंने इलाहाबाद नैनी का पुल सुना था कि नया पुल बना है और लोग उस पर कूदते और मर जाते हैं। मैंने मन में सोच लिया, मम्मी से भी नहीं बोला, किसी से नहीं बोला। मैंने अपने बच्चे को लेके 45 किलोमीटर पैदल इलाहाबाद आई। रात में अब नाम जानने लगे, क्योंकि जब इलाहाबाद में रहने लगे तो नाम पता चला कि ये पड़िला है। पड़िला में रुके, रात गुजारे वहां पे। तो सुबह होते होते हम 9 बजे पुल पे पहुंच गए। मेरा बेटा रोने लगा, मम्मी बहुत भूख लगी है, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। 2003 की पैदाइश से 2007 की बात बता रही हूँ। हमने कहा बेटा कुछ भी नहीं है। तब मैं नकाब पहनती थी, मुस्लिम घर की हूँ, नकाब पहनती थी। मेरे पास 2 रुपया था और तब 2 रुपए में पार्ले बिस्किट इतना आता था कि पेट भर जाए एक बार। हमने बच्चे से बोला बेटा वो दुकान दिख रही है उस पे जाओ, वो बिस्कुट ले लो, लेकिन किसी से नहीं बोलना कि हम मरने जा रहे हैं। सिर्फ वो बिस्किट लेके आओ, खाओ और पानी पी के बस पहुंच गए हैं करीब। और बच्चा है वो नहीं समझ पाया, फिर भी वो अंकल जी से बोला अंकल जी हमको 2 रुपए का बिस्कुट दे दीजिए। अंकल ने 2 रुपए का बिस्कुट दिया। बोला क्या करोगे बेटा, ये खा के जा रहे दादाजी मर जाएंगे। तब वो अंकल जी ने हमें बुला लिया।
बोला इधर आओ, हमको पानी दिया, हमने पिया नहीं रहे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने पानी, चाय, बिस्किट हमको कराया। फिर उन्होंने सिस्टर शिवा के बारे में बताया। सिस्टर शिवा एक ऐसी लेडी हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं और आज भी कर रही हैं। तुम उनके पास जाओ। हमको उनके पास लेके पहुँचे। सिस्टर शिवा ने मुझे एक नया जीवन दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम अपने बेटे को अगर अपने मम्मी के पास छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को तुमको ऐसी काम देंगे कि तुम अपना कमाओगे, अपने बेटे को पढ़ाओगी। हमने कहा सिस्टर मेरे बेटे को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। जिएंगे तो साथ में जिएंगे और मरेंगे तो हम साथ में मरेंगे। सिस्टर ने भी ठान लिया कि तबस्सुम अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती है तो इसको अपने साथ रखेंगे। सिस्टर ने अपने साथ रखा। मेरे बेटे को सेंट जोसेफ स्कूल में एडमिशन कराया। उन्होंने मेरे बेटे को पढ़ाया, मेरा देखभाल किया। 2011 में मेरा भाई खत्म हो गया कि बम्बे से डेड बॉडी मंगाए। उस वक्त बहुत दुखी हो गए कि आज मेरा एक भाई था, जैसे भी था, अच्छा बुरा, लेकिन एकलौता मेरा भाई था, वो दुनिया छोड़ दिया। उस भाई को अफसोस में हमने कहा अब मेरे परिवार की मुझे जरूरत है। मेरी भाभी को, भाभी के बच्चों को, मेरी बहन विधवा है, उनको 3 बच्चे हैं, उनकी जरूरत है। एक छोटी हमसे बहन है, उसको भी ससुराले थोड़ा तंग करते थे, उसकी भी जरूरत है। मैंने क्या किया, एजी ऑफिस पे एक डेंटर पेंटर था, उसके यहाँ गई, मैं काम ढूंढी। हमने कहा मुझे डेंट पेंट करने का कुछ काम सिखाइएगा। कहे अरे तबस्सुम जी आप काम सीखेंगी? हमने कहा क्या करें, काम सीखना तो पड़ेगा। उनके यहाँ हम डेंट पेंट का दिसंबर से शुरू किया, डेंट पेंट का काम किया। और जब उनके यहाँ काम नहीं रहता था तो मैं गारा माटी का काम ढूंढती थी, किसी के घर में काम लगा हो तो मैं जाके गारा माटी दे सकूं। मैंने गारा माटी का काम किया। घर से अच्छा कपड़ा पहन के निकलते थे ताकि किसी को पता न चले कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलेंगे। इसलिए हमने घर से अच्छा कपड़ा पहन के निकलती थी, वहां जाके चेंज करती थी, फिर अपने काम में लपटी आ जाती थी, अपना काम करके आती थी। डेंटर पेंटर में काम करते हमको 200-300 रुपया मिलता था। वो पैसा इकट्ठा करके अपनी माँ के पास भिजवाती थी। भाभी को देखना है, सबका घर का पूरा राशन उठाना है। सिस्टर शिवा ने मेरे बच्चे को मेरा ख्याल रख रही थी। फिर सिस्टर ने हमको एक आइडिया दिया कि तबस्सुम तुम एक ई रिक्शा ले लो। 2013 की बात है। तुम ई रिक्शा ले लो तो ई रिक्शा से अगर तुम दिन भर में 50 रुपया कमाओगी, 100 रुपया कमाओगी तो महीने का तुम्हारा होगा, लेकिन तुम कमाओगे। तो मुझे गाड़ी चलाना कभी नहीं आया था, साइकिल तक नहीं चलाना था, क्योंकि हमारे मतलब बिरादर में कोई साइकिल चलाने के लिए बहुत आपत्तियां डालते हैं। अरे लड़की जाते हैं साइकिल चलाएगी, गाड़ी चलाएगी, ये है वो। सिस्टर ने कहा तबस्सुम तुम स्कूटी चलाओ, साइकिल चलाओ। मैंने साइकिल सीखा, फिर स्कूटी सीखा, फिर 4 व्हीलर सिखाया। उन्होंने सारी गाड़ियां मुझे सिखाई। जैसे मैंने वो रिक्शा लिया, वो रिक्शा में हमको 500 रुपया रोज मिलना शुरू किया और उससे मैं बहुत खुश हुई। 500 रुपया नहीं था, बहुत सारा रुपया था वो मेरा। उसमें से हम अपना परिवार चलाने लगे। मैं धीरे धीरे फिर जब ई रिक्शा से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बैठ गई, मेरा पैर खराब हो गया। लेकिन रिक्शा चलाने के लिए मैंने सोचा अब क्या करें। मेरा बेटा मेरा सेवा कर रहा है, बेटा मेरा 7th क्लास में था। अब हम रिक्शा चलाएं, पैसा नहीं आएगा, खड़ा रहेगा तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। बच्चा स्कूल जाता है, रोज का 14 रुपया होता है भाड़ा, हम कहाँ से लाएंगे। मैंने अपने बेटे से बोला बेटा तुम अब हमको ऑटो में रिक्शे में बैठा लो। और मेरा बेटा मुझे गोदी में लेके ऑटो में रिक्शे पे बैठालता था। मैंने धीरे धीरे ऑटो लेके 50,000 जमा करके मैंने लोन पे ऑटो लिया। ऑटो चला चला के हम अपने परिवार का अपना पेट पालना शुरू किया। इत्तेफाक की बात कि पिछले साल कोरोना से पहले मेरी ऑटो खराब थी। मैंने मिस्त्री को बोला कि मेरी ऑटो ले जाके बना दो। वो मेरा ऑटो लेके जा रहा था, लेकिन राजापुर ट्रैफिक चौराहे पे ही एक महिला लेडी आई थी आरटीओ, उन्होंने मेरा ऑटो को सीज कर दिया। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, एक इको लिया, इको खरीदा। कैसे कैसे पैसा लेके मैंने किसी के नाम से, और नाम अपने निकालने जा रहे थे, लेकिन एक बंदा ऐसा आया, चौक का था, गढ़ी सराय का, सलीम नाम था, रोने लगा। बोला आपा मेरे नाम ऑटो निकलवा आप गाड़ी निकाल लीजिए, क्योंकि मेरा भी क्रेडिट अच्छा हो जाए तो मैं एक बिजनेस कर सकूं। इंसानियत के नाते हमने कहा जैसे हमारा किसी ने भला किया हम इसकी भी भला कर दें। कहा ये मेरी गाड़ी ले लेगा मुझसे।
मैंने यूको खरीदा 1,40,000 का, अपना पैसा लगाई, लेकिन गलती हमसे इतनी सी हो गई कि मैंने पैसा उसको दिया, चेक उन्होंने काटा। 1 साल के बाद मैंने किस्त भी भरी, उन्होंने मेरे से बेईमानी करके मेरी यूको ले लिया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊं। मैं एक औरत हूं, मैं डर गई। मेरा बेटा चाह रहा था कि न दें, लेकिन वो यूको ले गया, बेच दिया, हमसे छीन लिया। लेकिन मेरे पास अभी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, एक गाड़ी हमको मिली है। एक जज साहब थे, रवि धवन साहब, वो खत्म हो चुके थे। उनकी बीबी जाने लगी अपना बेच बाज के घर, और तो फिर उन्होंने, सिस्टर शिवा ने ही उनसे कहा था कि तबस्सुम इस वक्त लाचार हैं, मजबूर हैं, उनके लिए एक गाड़ी दे दीजिए। आज हमारे पास वो गाड़ी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर 1000 रुपया 500 रुपया कमाते हैं, वो 500 रुपया, वो 1000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने हैं। जैसे उन्होंने मेरी ऑटो को बंद कर दिया, जैसे मेरे गाड़ियों को छीन लिया, लेकिन मेरे हौसलों को नहीं छीन पाएंगे। मुझे चाकू मारा, मुझे मारने के लिए सोचा, लेकिन मेरे हौसलों को नहीं मारा। मेरा हौसला आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। और मेरा सारी महिलाओं से यही कहना है, अपनी शक्ति बढ़ाएं और हौसला बढ़ाएं। कभी किसी से मजबूरी नहीं उठाएंगी, वो अपने पैर पे खुद खड़ी रहेंगी और 4 लोगों को सहयोग करेंगी। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ Spotify पर। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।